Question number 12 of Companies Audit 2013 of CA IPCC. We'll start by question number 12 of Practice Manual. Briefly discuss the following with respect to applicable provisions under the Companies Act 2013 and rule made there under. सबसे पहले इसमें मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कहाँ पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होता है, कहाँ पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, ये हमें बताना है. कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट. कॉस्ट रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करने की जरूरत है, कॉस्ट ऑडिट कहाँ पर करने की जरूरत है, ये सेक्शन 148 में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑडिट के बारे में. सेक्शन 148 किसका, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसको हम कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 के साथ पढ़ेंगे. इस एक्ट के साथ हमें ये वाला रूल पढ़ना है. उसके बाद द ऑडिट कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन, जो भी ऑडिट इस सेक्शन के अंडर कंडक्ट होता है उसको शेल बी इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. उसके अंदर हमने सेक्शन 143 को भी लेके चलना है. 148 के साथ 143 भी पढ़ना है. The central government has notified the companies cost record and audit rules 2014. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफाई करा है उसने कुछ कंपनीज को which prescribe the classes of company, जिसमें कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब करी हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, मतलब किस जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड बना रहा है जहां पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होना है, किसको मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है कुछ कंपनीज के बारे में. वो कौन कौन सी कंपनीज हैं वो हम देखेंगे जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है. अब हमारे पास इतनी सारी कंपनीज हैं जहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है. रूल 3 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, ये इसके अंदर लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड. मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर हमने देखना है रूल 3 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट 2014. ये प्रोवाइड करता है क्लासेस ऑफ कंपनीज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज. अगर कोई भी कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स या रेंडर्ड कर रही है कुछ सर्विसेज, हैविंग एन ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसके सारे प्रोडक्ट से मतलब प्रोडक्शन से प्लस सर्विसेज से, अगर उसको 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ और उससे ज्यादा का टर्नओवर है उसका, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है. रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कॉस्ट रिकॉर्ड इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है. किसको है, क्लासेस ऑफ कंपनीज, अगर वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में है या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में है. अगर वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है या तो सर्विसेज रेंडर कर रही है और उसका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो हमने इसमें क्या देखना है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत होगी. दीज कंपनीज इंक्लूड फॉरेन कंपनीज. अब इसमें इंडियन कंपनीज को ही नहीं रखा, इसमें फॉरेन कंपनीज को भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट. बट एक्सक्लूड अ कंपनी क्लासिफाइड एज माइक्रो. इसके अंदर सिर्फ हमने किसको एक्सक्लूड करा, मतलब इंडियन कंपनी तो है ही प्लस फॉरेन कंपनी भी है, पर कुछ कंपनीज एक्सक्लूड करी हैं. वो कौन सी कंपनी है, माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज इंक्लूडिंग एज पर द टर्नओवर क्राइटेरिया प्रोवाइडेड अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2016. मतलब MSME, इसके अंदर MSME में माइक्रो कंपनी और स्मॉल एंटरप्राइज इनको एक्सक्लूड कर दिया हमने, और बाकी की माइक्रो भी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है, मीडियम एंटरप्राइज इसने एक्सक्लूड करा कंपनी जो क्लासिफाइड है माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज इंक्लूडिंग एज पर द टर्नओवर क्राइटेरिया प्रोवाइडेड अंडर माइक्रो स्मॉल. जो भी टर्नओवर का क्राइटेरिया प्रोवाइड है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के अंदर, उसके अंदर एक्सक्लूड है माइक्रो कंपनी. द सेड रूल हैज डिवाइडेड द लिस्ट ऑफ कंपनीज इनटू रेगुलेटेड.
अब इसके अंदर हमने देखना है कि दो सेक्शन कर दिए, एक तो रेगुलेटेड सेक्टर और एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर्स में और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर हमने देखना है कि जो रेगुलेटरी सेक्टर्स है उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है, और जो नॉन रेगुलेटेड कंपनीज है उनमें कौन कौन सी कंपनी है जिनको मेंटेन करना है कॉस्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे regulated sectors, the said rule has divided the list of companies into regulated sectors and non-regulated sectors. Some of the companies industry sector product services prescribed under the said rules. सबसे पहले regulated sector में telecommunication services made available to user by means of any transmission or reception of signs, signals, images etc. एंड रेगुलेटेड बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें सिर्फ इतना ही करना है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज रेगुलेटेड अंडर बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय इंडिया। ये रेगुलेटेड सेक्टर्स में सबसे पहला टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, दूसरा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो जनरेट कर रही हो कंपनी या ट्रांसमिट कर रही हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो या सप्लाई कर रही हो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि रेगुलेटेड है बाय द अथॉरिटी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। फॉर कैप्टिव अदर देन कैप्टिव जनरेशन, कैप्टिव जनरेशन मतलब खुद के लिए ही यूज नहीं कर रही, वो बाहर खुद के लिए यूज कर रही है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो बाहर सर्विसेज देने के लिए कर रही है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होगी। तो हमारा सबसे पहला है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जो कि रेगुलेटेड मतलब है, रेगुलेटेड सेक्टर्स का मतलब क्या है, वो किसी एक्ट के अंदर रेगुलेटेड है। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में ये रेगुलेटेड है बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी, ये रेगुलेटेड है हमारा बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अंडर 2003। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि रेगुलेटेड है बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। जो भी जिस चीज से रेगुलेटरी है उसको रेगुलेटरी सेक्टर्स में हमने रख दिया। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये सारा। सबसे पहले हमारा टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और फर्टिलाइजर्स एंड शुगर एंड इंडस्ट्री अल्कोहल। उसके बाद आता है हमारा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, जिनको मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पर ये कंपनीज हैं, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर्स, एक्सक्लूडिंग एनी एंसिलरी आइटम और आइटम्स। अगर कोई भी सपोर्टिव आइटम्स है तो उसको नहीं लेंगे, बट जो मेन आइटम्स है जैसे मशीनरी जिससे गुड्स प्रोड्यूस होना है उसको नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में हमने लिया। तो मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस जिसको हमने डिफेंस में यूज करना हो, स्पेस में यूज करना हो, एटॉमिक में। बट इस मशीनरी से अगर कोई एंसिलरी आइटम है, मतलब कि उसको कोई वो सपोर्टिव आइटम है, वो हमने नहीं लेना, इसमें उसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना। उसके बाद फिर सेकंड हमारा आ जाएगा टर्बो जेट्स एंड टर्बो प्रोपेलर्स। उसके बाद हमारा जाएगा टायर्स एंड ट्यूब, स्टील्स, सीमेंट प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड सप्लाई और ट्रेडिंग ऑफ फॉलोइंग मेडिकल डिवाइसेस सच एज हार्ट वेल्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, pacemaker, temporary and permanent etc. The rule exclude the foreign companies having only liaison offices. ये सारे हमारे नॉन रेगुलेटेड वाले हैं, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। The rule require the cost record to be maintained in CRA1. हमें कॉस्ट रिकॉर्ड एक फॉर्म में मेंटेन करना होता है, उस फॉर्म का नाम है हमारा CRA1। CRA1 में हम कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर, उसके बाद बस हमें थोड़ा सा इसमें यही देख लेना है। Additionally, as per clause 6 to paragraph 3 of the company's auditor's record order 2016 CARO 2016, where maintenance of cost record has been specified by the government under section 148 subsection 1 of the Companies Act 2013, auditor has to report whether such accounts and records have been made and maintained. ऑडिटर को सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिपोर्ट करना होता है कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड को उन्होंने मेंटेन किया या नहीं किया। सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 में कॉस्ट ऑडिट मेंटेन किया या नहीं किया उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके बाद है हमारा कॉस्ट ऑडिट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है।
कॉस्ट ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, द रूल्स, इसमें हमने देखना है रूल्स ऑफ रूल 4 of the company's audit cost record and audit rules 2014 state the provision related to the applicability of cost audit depending on the turnover of the company as follows. हमने सबसे पहले देखा था कि अगर कंपनीज जो है अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ और मोर है टर्नओवर तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉस्ट ऑडिट किसको करवाने की जरूरत है। ऊपर हमने देखा था कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने की जरूरत है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑडिट किसको करवाने की जरूरत है। क्लासेस ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर आइटम ए रेगुलेटेड सेक्टर्स, अभी हमने देखा कि रेगुलेटेड सेक्टर कौन कौन से होते हैं जो किसी एक्ट के अंदर रेगुलेटेड होते हैं। आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्डेड, उनको अपने कॉस्ट जो भी उन्होंने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया है उसको ऑडिट करवाना है। उनको ऑडिट तभी करवाएंगे इफ द ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, अगर उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स से प्लस सारे के सारे सर्विसेज से ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹50 करोड़ और मोर, अगर उसको इन दोनों से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज से 50 करोड़ और मोर टर्नओवर एनुअल टर्नओवर उसका 50 करोड़ और मोर हुआ हो तो उसको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत है। एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, और अगर हम सिर्फ एक एग्रीगेट सिर्फ एक इंडिविजुअल का करके देखेंगे तो उसमें 25 करोड़ होना चाहिए, मतलब इसका हाफ। दोनों का टोटल देखेंगे तो 50 करोड़ देखना है और इंडिविजुअली देखेंगे तो 25 करोड़ होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज का फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने की जरूरत थी अंडर रूल 3 इज 25 करोड़ और मोर। अगर इसका 25 करोड़ और मोर है टर्नओवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का और टोटल में अगर हम देखेंगे तो एनुअली टोटल 50 करोड़ और मोर है तो हमें इसका कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत है। किसका? रेगुलेटेड सेक्टर्स में। ये हमारा किसमें हो गया? रेगुलेटेड सेक्टर्स में। उसके बाद क्लासेस ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर आइटम बी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, अब हमारा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिटेड, इनको क्या करना है? इनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट करवाना है इफ द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 100 करोड़ और मोर। अगर नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स है उसमें अगर उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ओवरऑल एनुअल टर्नओवर जो कंपनी का है वो 100 करोड़ और मोर है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर हम एग्रीगेट करें टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल सर्विसेज का फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, उसमें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा उनको अंडर रूल 3 इज 35 करोड़ और मोर। पहले में 50 और इंडिविजुअली 25-25, दूसरे में 100 और इंडिविजुअली 35-35, तो इनको कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करवाने कॉस्ट रिकॉर्ड को कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत है। रेगुलेटरी में 50 और उसका हाफ हाफ और नॉन रेगुलेटरी में 100 का 35। ऑडिट शैल बी कंडक्टेड, अब ऑडिट कौन करेगा? जो मुझे ये कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत है ये कौन करेगा सारा कॉस्ट ऑडिट? वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन ये कॉस्ट ऑडिट है तो कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके लिए हमें सीएमए को अपॉइंट करना पड़ेगा उसकी ऑडिट करवाने के लिए, कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए। कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं, इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट को जो कि प्रैक्टिस में हो, who shall be appointed by board, जो कि अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ सच रेम्यूनरेशन एज में बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। उसका रेम्यूनरेशन जो है वो सिंपल सेम उसी की तरह होगा जैसे कि हम सिंपल नॉर्मल ऑडिटर का देते हैं, जो फाइनेंशियल ऑडिटर होता है उसी की तरह इसका रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं। बट इसकी जो ऑडिट है कॉस्ट ऑडिट जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं। वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो प्रैक्टिस में होना चाहिए और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड करेगा। नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज एन ऑडिटर, वो वाला ऑडिटर ऑडिट नहीं करेगा जिसको हमने सेक्शन 139 में अपॉइंट करा है। सेक्शन 139 में हम किसको अपॉइंट करते हैं? जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है। जो कॉस्ट ऑडिट के लिए उसको अपॉइंट नहीं करा होता हमने, उसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए करा होता है कि हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो ऑडिट करेगा। तो उस तरह वो वाला जो पर्सन है उसी को हम नहीं बोल सकते कि आप हमारे कॉस्ट का भी ऑडिट कर दो। कॉस्ट ऑडिट के लिए हमें कंडक्ट करना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाना पड़ता है, वो ऑडिट करता है हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड्स को। शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स।
it is provided that the auditor conducting the cost audit shall comply with the cost auditing standard. जैसे कि अगर हम सिंपल उसमें फाइनेंशियल ऑडिट के लिए जो भी हम ऑडिटर को बुलाते हैं वो सारे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करता है। इस केस में क्या है, इस केस में जो भी कॉस्ट ऑडिटर आएगा वो सारे के सारे कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, वो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। वो कोई भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं करने आएगा यहाँ पर, वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। द क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन, जो भी राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस होती हैं जो नॉर्मल ऑडिटर्स पर एप्लीकेबल होती हैं, वही सेम इस ऑडिटर पर भी एप्लीकेबल होगा कि उसकी क्वालिफिकेशन मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सॉरी कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए। फिर इसकी डिस्क्वालिफिकेशन, जो डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्मल अकाउंटेंट पर, नॉर्मल सीए पर लगती है वही इस पर भी लगेगी, कॉस्ट अकाउंटेंट पर भी लगेगी। जो नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं वही इसके होंगे। ऑफ द अंडर दिस चैप्टर 10 of the Companies Act 2013, so far as may be applicable, apply to a cost auditor appointed under this section, and it shall be duty of the company to give all assistance and facilities to the कॉस्ट ऑडिटर। ये कंपनी की ड्यूटी है कि सारे के सारे असिस्टेंस फैसिलिटी कॉस्ट ऑडिटर को दे, वो अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन फॉर ऑडिटिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करवाने के लिए जो भी उसको हेल्प चाहिए या जो भी उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी उसको सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करे। उसके बाद आता है कि कॉस्ट ऑडिट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें हम देखेंगे कॉस्ट ऑडिट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। Non-applicability of cost audit. The requirement for cost audit under these rules shall not be applicable to a company which is covered under Rule 3. जो Rule 3 के अंदर कवर है उस पे cost audit applicable नहीं होता। ये 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 2 पॉइंट्स में हमारा कंपनी जो ये है cost audit जो है वो applicable नहीं होगा। सबसे पहला, whose revenue from export in foreign exchange, जिसका रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। द रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट ऑडिट अंडर दीज रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ कंपनी व्हिच इज कवर्ड अंडर रूल 3 एंड हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, जिसका एक्सपोर्ट से जो भी रेवेन्यू आया, फॉरेन करेंसी में हमारा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है, अगर वो एक्सीड कर गया 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। दूसरा, विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक तो SEZ पर हमारा कॉस्ट ऑडिट नहीं लगता, कॉस्ट ऑडिट नहीं लगता है SEZ पर। दूसरा, अगर रेवेन्यू आया है एक्सपोर्ट से, रेवेन्यू हमारा आया है एक्सपोर्ट से और ये रेवेन्यू एक्सीड कर गया है 75% टोटल रेवेन्यू के, तो इस पर भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। रेवेन्यू आया है एक्सपोर्ट से और वो रेवेन्यू एक्सीड कर जाए 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू तो भी हमारा कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो भी अगर कोई भी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कवर हो रही है, ऑपरेट कर रही है, तो कॉस्ट ऑडिट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमने सारा पढ़ लिया कि कॉस्ट ऑडिट कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार ये पूरा सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि मेंटेन करना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड जो भी सेक्शन 148 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात होती है, सेक्शन 143 के साथ हम सेक्शन 148 को पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाइड करती है कुछ कंपनीज को, जिनको कुछ क्लास ऑफ कंपनीज बताती है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड इन उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और कहाँ पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट होगा, किस किस को मेंटेन करना होगा कॉस्ट रिकॉर्ड, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कुछ कंपनीज को। उसके बाद कौन कौन सी कंपनी है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, वो रूल 3 बताता है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, जिसमें कुछ कंपनीज होती हैं अगर वो प्रोडक्शन में है गुड्स के या कोई प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, तो उनका अगर ओवरऑल टर्नओवर
उनके पूरे प्रोडक्ट से और सर्विसेज से टोटल में 35 करोड़ और मोर हो ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाने की जरूरत होगी। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड होगा, बट इसके अंदर वो एक कंपनी को एक्सक्लूड करेगी, वो है माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज, जो कि वो अंडर होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर। उसके बाद ये जो रूल है वो डिवाइड करता है कुछ कंपनीज को, कि हमने दो पार्ट्स में कर दिया इसको, कि एक तो रेगुलेटेड सेक्टर होगा, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर होगा। वैसे मैंने देखना है बस 35 करोड़ तो होना ही चाहिए। अगर मैं टोटल देख रही हूँ तो टोटल 35 करोड़ तो होगा ही होगा उसका टर्नओवर। बट अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं कि रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड में टोटल में 50 और इंडिविजुअली में 25-25, बट नॉन रेगुलेटेड में टोटल में 100 बट इंडिविजुअली 35-35। अगर ऐसा आ रहा है तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। रेगुलेटेड सेक्टर में जो भी किसी एक्ट के थ्रू रेगुलेटेड हो, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। उसके बाद नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में क्या आता है, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, टर्बोजेट्स एंड टर्बो propellers, tires and tubes, steel, cement and production import and supply of trading, mechanical, medical devices। उसके बाद हमें जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करना होता है इन फॉर्म नंबर फॉर्म CRA1 के अंदर। उसके बाद जो भी कंपनीज होती हैं उनको जो ऑडिटर है उसको रिपोर्ट करना होता है कि ये जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं उसने वो मेंटेन करे हैं या नहीं मेंटेन करे, मतलब सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है या नहीं किया। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अंडर सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 के अंदर वो देखता है कि कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन किया है या नहीं किया हुआ। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? कॉस्ट ऑडिट हमने देखना है कि रूल 4 बताता है कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 के अंदर, कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो डिपेंड करता है टर्नओवर के ऊपर। अगर कंपनी का टर्नओवर उससे ज्यादा जा रहा है तो उसको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर्स में है तो उसका 50 करोड़ होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, दोनों से, प्रोडक्शन से और सर्विसेज से। और अगर इंडिविजुअली मैं देखूं तो 25 करोड़ और मोर होना चाहिए, तो उसको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत होगी। दूसरा, अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में देखें तो टोटल का हमारा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, एग्रीगेट देखेंगे ये। बट अगर इंडिविजुअली प्रोडक्ट और सर्विसेज का देखेंगे तो हमने देखना है कि उसको मेंटेन करके रखना है रूल 3 के अंदर 35 करोड़ और मोर। उसके बाद जो ऑडिट होती है वो ऑडिट, ये वाली कॉस्ट ऑडिट जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट ही करेगा, जो कि इन प्रैक्टिस हो उसको हम अपॉइंट करेंगे और अपॉइंटमेंट उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। बट उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो डिटरमाइंड होगी बाय दी मेंबर्स इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। उसके बाद कोई भी पर्सन जो है जो हम उसको उस तरीके से अपॉइंट नहीं करेंगे जैसे सेक्शन 139 के अंदर अपॉइंटमेंट होती है। जो जिसको हमने 139 के अंदर अपॉइंट करा है ऑडिटर को, वो वही सेम ऑडिटर जो है वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद जो ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिट कंप्लाई करेगा विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसको सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ेंगे, वो स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। फिर जो भी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स, जो भी ये सारी चीजें जो चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एप्लीकेबल होती है, वही सेम चीजें कॉस्ट अकाउंटेंट पर भी एप्लीकेबल होगी। उसके बाद हमने इसमें देखना है कि कॉस्ट ऑडिट किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ दो चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होता जो कि ऑपरेट होती हैं इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और दूसरा जिसकी भी जो भी रेवेन्यू है एक्सपोर्ट से, जो भी हमें रेवेन्यू आता है, अगर वो एक्सीड हो जाए 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू के, तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमारा पूरा कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट था। इसको एक बार ही लिखकर लर्न करके कर लेना। ये सेक्शन 148 सबसे लास्ट सेक्शन है कंपनी अकाउंट का।